हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो, हम कल की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा फंडामेंटल की क्लास का, वो रहेगा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। ठीक है। कुछ लोग इसे एनजी ट्यूब बोलते हैं, कुछ लोग इसे राइस ट्यूब बोलते हैं, कुछ लोग इसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो जैसा हम साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आपको साथ में नोट्स बनाते जाना है और जो है क्लास को समझते हुए चलना है। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम साथ साथ। ठीक है बेटा। तो शुरू करूं अगर मैं एनजी ट्यूब के बारे में, किसके बारे में बेटा? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। कि सर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का और क्या नाम है? तो मैं कह सकता हूं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज रायल्स ट्यूब। क्या कह सकते हैं सर? रायल्स ट्यूब और एनजी ट्यूब। आगे बात समझ में। ठीक है सर। सर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ठीक है। डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो बेटा आप सभी लोग जानते हो कि सर रायल्स ट्यूब में या इसकी प्रोसीजर में, या मैं बोलूं कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन की प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको एडमिनिस्टर करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ? स्टमक थ्रू दी नेजल कैविटी। नाक से होते हुए हम क्या करते हैं, एक नली को स्टमक में डालेंगे। और सर वो डालने का हमारा पर्पस होता है कई बार मेडिसिन देना, कई बार फीडिंग देना, या कई बार गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालना, या स्टमक को वॉश करना, इरिगेट करना। ये सब क्या होते हैं, हमारे पर्पस होते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी, क्या लिखूं बेटा मैं? डेफिनेशन। तो मैं क्या कहूंगा इसकी डेफिनेशन में कि सर इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर। ये एक तरह का क्या है बेटा? मेडिकल प्रोसीजर है। इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग एक फ्लेक्सिबल थीन, फ्लेक्सिबल मतलब नरम, थीन ट्यूब थ्रू नोज। सर एक फ्लेक्सिबल पतली नली को हम नोज के थ्रू क्या कर रहे हैं सर? इंसर्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में। डाउन, क्या लिखा है? डाउन द थ्रोट एंड इनटू द स्टमक। और थ्रोट से होते हुए नीचे की ओर हम कहा ले जाते सर? स्टमक के अंदर। क्लियर यहाँ तक बात? फिर आगे बढ़ो। टिपिकली फॉर, सर हम किसके लिए करते हैं हम ये सब? फॉर फीडिंग, जनरली तो हम फीडिंग के लिए ही करते हैं। और मेडिकेशन डिलीवरी, कि सर कुछ मेडिसिन हमको डायरेक्ट देना है। आगे बात समझ में। और स्टमक डिकम्प्रेशन और इरिगेशन, इरिगेशन। आगे बात समझ में। यहाँ तक ठीक हो तुम लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक दिक्कत नहीं है कि सर जो एनजी ट्यूब इंसर्शन है, ये एक तरह का क्या है सर? मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें हम एक पतली लचीली नली को, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली नली को सर हम क्या करेंगे? नोज के थ्रू, थ्रोट से होते हुए नीचे की ओर स्टमक में इंसर्ट करेंगे। और ये कई बार हम करते हैं तो फीडिंग के लिए देते हैं। इसके थ्रू हम मेडिसिन दे सकते हैं सर। हम क्या करेंगे? स्टमक को डिकम्प्रेस, इरिगेट और वॉश कर सकते हैं। आगे बात समझ में। कई बार इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन आती है बेटा, तो शॉर्ट में डेफिनेशन क्या रहेगी सर इसकी? कि सर ए स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्ट इनटू स्टमक थ्रू नोज। ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में डेफिनेशन हो गई। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो ये डेफिनेशन यूज करना, बाकी समझने के लिए ये वाली डेफिनेशन बेस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। सर पर्पस क्या हो सकते हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये सब काम? हालांकि मैंने जस्ट अभी बताया है कि हम इसमें इन्हें मेडिसिन देना, फीडिंग देना, स्टमक वॉश करना, ये सब हमारे पर्पसेज होते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पर्पस की, राइज टू इंसर्शन की, तो मेनली दो पर्पस होते हैं बेटा राइज टू इंसर्शन के। कितने पर्पस होते हैं बेटा? मेनली दो पर्पस। कौन कौन से? तो अगर मैं बोलूं बेटा क्या हेडिंग डालेंगे हम? पर्पस। तो बेटा पर्पस इसके दो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा? दो हो सकते हैं। कौन कौन से बेटा? तो इसके दो ही पर्पस हो सकते हैं। एक हो सकता है सर हमारा गैस्ट्रिक केवाज, और एक हो सकता है सर हमारा गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लेवाज। ठीक है बेटा। क्या होता है सर गैस्ट्रिक केवाज और गैस्ट्रिक लेवाज? अब इसको बड़ा आराम से हम अपनी शब्दों में समझते हैं। हीव यानी देना, गेवाज यानी देना, और लेवाज यानी लेना। आगे बात समझ में आता? ठीक है। क्या हुआ बेटा कि सर गिव यानी देना और लेवाज यानी लेना। तो सर मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई सी भी प्रोसीजर या
राइस ट्यूब के थ्रू अगर हम कोई सा ड्रग फीडिंग या कोई सब्सटेंस एडमिनिस्टर कर रहे हैं स्टमक के अंदर, उसको हम कहते हैं सर गैस्ट्रिक गैवाज। क्या कहते हैं? गैवाज। समझ में? और अगर हम स्टमक को वॉश कर रहे हैं, स्टमक से कुछ सब्सटेंस बाहर निकाल रहे हैं, जैसे हमने स्टमक का कंटेंट 2 मिनट के लिए बाहर निकाला और हमारे निकालने का पर्पस था सर कि स्टमक कंटेंट का एनालिसिस करना है कि उसमें HCl कितना है, पेप्सिन कितना है, सर वो कंटेंट की क्वालिटी कितना है, उसका pH कितना है। अगर ये सब डायग्नोसिस पर्पस से हमने निकाला तो ये जो प्रोसीजर आएगी ये गैस्ट्रिक लेवाज के अंडर आएगी। ये बात यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात करूं बेटा मैं कि सर जो पर्पस होंगे हमारे, क्या बेटा पर्पस होंगे हमारे, वो 2 तरीके के होंगे। तो 2 तरीके के होंगे सर, एक होगा हमारा एवाज और एक होगा सर हमारा लेवाज। क्लियर हो गई बात बेटा यहाँ तक? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सर जो पर्पस की मैं लिस्ट शो करूंगा सामने वो किसके अंदर है, गेवाज के अंदर या लेवाज के अंदर। ठीक है बेटा, चलो शुरू करें हम। तो पहला पर्पस क्या लिखा बेटा हमने, टू प्रोवाइड फीडिंग। पहला पर्पस क्या है, प्रोवाइड फीडिंग। और जो फीडिंग देना है बेटा वो किसके अंदर में आ गया सर, गेवाज के अंदर। तो हम लिख सकते हैं प्रोवाइड फीडिंग। क्लियर बेटा? अब देखो अगला पर्पस क्या रहेगा सर हमारा, सर हमारा अगला पर्पस है गैस्ट्रिक लेवाज। और इसमें क्या क्या आ सकता है सर, तो इसमें आ सकता है स्टमक वॉश, स्टमक कंटेंट रिमूवल। तो हम कह सकते हैं सर इसमें स्टमक वॉश, ठीक है, स्टमक वॉश। दूसरा क्या हो सकता है सर, स्टमक इरिगेशन। क्या कह सकते हैं, स्टमक इरिगेशन या स्टमक कंटेंट रिमूवल फॉर एनालिसिस। मैं क्या कह सकता हूँ सर, सर स्टमक कंटेंट रिमूवल फॉर एनालिसिस और डायग्नोसिस पर्पस। और डायग्नोसिस पर्पस से कि सर हम स्टमक का कंटेंट रिमूव कर रहे हैं किस चीज के लिए सर, सर हम डायग्नोसिस पर्पस से और एनालिटिक पर्पस से। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है सर। अगला क्या है, यही ये चीज भी कहाँ आ रही है सर, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आ रही है गैस्ट्रिक लिवाज की कैटेगरी में। आगे बढ़े सर हम, अगला पर्पस क्या है, स्टमक इरिगेशन। सर ये भी किस में आ रहा है सर, सर ये भी आ रहा है गैस्ट्रिक लेवाज की कैटेगरी में। आगे बढ़े हम, तो आगे और क्या आ सकता है सर हमारे पास, तो सर हमारे पास ये लाइन को थोड़ा गलत हो गया हमारा। आगे बढ़े हम, तो सर इसको कट कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है हमारा, आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। देखो बेटा एक बात समझना कि जब भी गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, ठीक है, जब भी गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, यहाँ मैं कहूँ पहले हम गैस्ट्रिक सर्जरी को समझते हैं फिर जनरल सर्जरी को समझते हैं। गैस्ट्रिक सर्जरी में क्या होगा बच्चा कि कहीं ना कहीं हम स्टमक में कोई इंसिजन मारेंगे। जब हम स्टमक में इंसिजन मारते हैं तो जो इंसिजनल साइड है जहां हमने स्टिच लगा के बाद में उसको पैक कर दिया, तो वहां से कुछ सिक्रीशंस रिलीज होंगे और वो स्टमक में इकट्ठे होंगे। आई बात समझ में? फिर आप देखो कि स्टमक कहीं ना कहीं इरिटेट हुआ होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सिक्रीशंस बढ़ा देगा, HCl वगैरह निकालेगा वहां पर और वो सारा कलेक्ट हुआ स्टमक में। अब पेशेंट जो सर्जरी से आया है हमारे पास रिकवरी रूम में, अगर हमने उसमें इंजेक्टिव नहीं लगाई तो क्या होगा, ये कंटेंट पेशेंट रिगर्जिटेट करेगा, पेशेंट की स्टमक से बाहर आएगा, एसोफेगस के थ्रू होते हुए उसकी ओरल कैविटी में आएगा। और पेशेंट जो है एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहेगा पेशेंट के ऊपर। पेशेंट में तो कहीं ना कहीं पेशेंट तो सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कंडीशन में रहेगा उस टाइम, उसमें गैग रिफ्लेक्स प्रॉपर मौजूद नहीं होंगे। तो क्या होगा सर, चांस है कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट उस कंटेंट को क्या करेगा, एक्सपायरेट कर जाए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, सर इस कंडीशन में हम आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट में एक एनजी ट्यूब डाल देंगे और उस एनजी ट्यूब का मुंह खुला रखेंगे ताकि जो भी कंटेंट स्टमक में इकट्ठा हो रहा है वो धीरे धीरे एनजी ट्यूब के थ्रू क्या आ जाए सर, बाहर आ जाए।
आगे बात समझ में आता? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम बेटा, कुछ सर्जरी, जनरल सर्जरी इसमें मेजर एनेस्थीसिया दिया है, या हमको पता है कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट लंबे समय तक रहने वाला है, और इस पेशेंट में गैस्ट्रिक क्या हो सकता है सर? सर मतलब क्या हो सकता है? गैस का प्रोडक्शन के कारण डिस्टेंशन हो सकता है, गैस्ट्रिक या स्टमक डिस्टेंशन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, गैस का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है स्टमक के अंदर। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम एनजी ट्यूब प्लेस करके उसका मुंह खुला रख देंगे, जिससे क्या होगा, जितनी भी गैसेस का प्रोडक्शन होगा वो थ्रो एनजी ट्यूब बाहर आ जाएगी, और स्टमक क्या हो जाएगा? डीकम्प्रेस रहेगा, फूलेगा नहीं। आई बात समझ में? सेम सर, आफ्टर सर्जरी या सर्जरी के बाद गेज रिफ्लेक्स मौजूद नहीं होता है, आपको लगता है पेशेंट एक्सपायरेट कर जाएगा, देन हम क्या करेंगे सर? एनजी ट्यूब प्लेस करके रख देंगे। किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए? तो अगर सर्जरी के बाद हमने एनजी ट्यूब रखी है, तो ऐसा तो इन्हें हम तुरंत खाना दे देंगे, क्योंकि एनेस्थीसिया के कारण बेटा जो हमारे इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो absent हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो सर्जरी के तुरंत बाद तो हम खाना देने से रहे। तो सर उस टाइम अगर हमने सर्जरी के बाद एनजी ट्यूब प्लेस करी है, तो उसका हमारा एक ही पर्पस होता है, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है सर। आगे देखिए सर, आगे और क्या पर्पस हो सकते हैं सर? तो अगला पर्पस देखो आप, टू एडमिनिस्टर ड्रग। क्या बेटा? टू एडमिनिस्टर ड्रग। और ये जो कैटेगरी में आएगा सर, ये गैस्ट्रिक गेवाज की कैटेगरी में आएगा, टू एडमिनिस्टर ड्रग। आगे बात समझो बेटा, यहाँ तक ठीक हो? ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, क्या बेटा, अगर हम आगे बढ़े तो एक और पर्पस देखने को मिलता है हमें, क्या? टू डीकम्प्रेस स्टमक, और टू डीकम्प्रेस, ये लाइन में मैं मिटा रहा हूँ बेटा, आप ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हमने? टू डीकम्प्रेस स्टमक, टू रिलीव गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। कि सर गैस के प्रोडक्शन के कारण स्टमक जो फूल रहा है, उससे बचाने के लिए कई बार हम क्या प्लेस करते थे सर? एनजी ट्यूब। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, अब आगे बढ़े बेटा हम, कि सर आगे अब क्या है? तो पहले मेरी ये हटा दो बेटा। अब बेटा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे, कि एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लगभग हम इसमें 10-11 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, कि एक पेशेंट शिफ्ट किया गया है गैस्ट्रिक वार्ड में। एक पेशेंट, आप किसी हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हो, और आपका जो वार्ड है बेटा वो है गैस्ट्रिक वार्ड, आप गैस्ट्रिक वार्ड में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हो, और आपने देखा है कि एक पेशेंट को शिफ्ट किया है जस्ट आफ्टर सर्जरी, और नर्सेस या नर्स ने ऑब्जर्व किया है, या आपने देखा कि पेशेंट के अंदर क्या लगी हुई है सर? एनजी ट्यूब। क्या लगी हुई है? एनजी ट्यूब। ठीक है, कि क्या लिखा है? नर्सेज ऑब्जर्व एनजी ट्यूब इज प्लेस्ड ऑन पेशेंट। आपने देखा कि पेशेंट के अंदर क्या प्लेस है सर? एनजी ट्यूब। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब प्लेसमेंट इन पेशेंट? मैं आगे लिख दूं, आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी। क्या बोलूं? आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी। क्लियर बेटा? कि सर ये जो सर्जरी के बाद इन लोगों ने एनजी ट्यूब प्लेस करी है, इसका पर्पस क्या है? अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है सर? फीडिंग देने के लिए। ऑप्शन ए क्या है? प्रोवाइड फीडिंग। ऑप्शन बी क्या है सर? स्टमक इरिगेट करने के लिए, कि सर्जरी के बाद हम स्टमक को वॉश करेंगे, इरिगेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है बेटा हमारा? तो सी क्या है? सक्शन करने के लिए लगाया है। और डी क्या है बेटा? डी ऑप्शन क्या कह रहा है? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, पेशेंट एस्पायरेट नहीं कर जाए। ये बात समझ में? तो अगर इसका आंसर की बात करूं, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि सर्जरी के बाद तुरंत बाद हम स्टमक से क्या नहीं करेंगे? सक्शन भी नहीं करने वाले हैं, और ना ही उसको फीडिंग देने वाले। तो देखो, ना तो हम सक्शन करने वाले हैं बेटा, ना तो हम क्या करने वाले हैं बेटा? सक्शन करने वाले हैं, और ना ही क्या देने वाले हैं? हम फीडिंग देने वाले। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हट गए। अगला क्या बचा बेटा हमारा? स्टमक इरिगेशन। तो इरिगेशन भी हम नहीं करेंगे। बचा क्या है बेटा? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, पेशेंट कहीं गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या नहीं कर ले? स्पायरेट नहीं कर ले, इसलिए डॉक्टर ने और ओटी स्टाफ ने उसमें क्या लगा दी सर? एनजी ट्यूब। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहला क्वेश्चन समझ में आया? अब हम आगे बढ़े बेटा, और आगे हम देखते हैं कि
ये देखो मैं रेशनल भी बता देता हूँ, क्या लिखा है रेशनल, आप देखो रेशनल इस क्वेश्चन के जो आंसर है, हमने आंसर क्या दिया सर इसका, टू प्रिवेंट एक्सपायरेशन, क्या लिखा है आप पढ़ो, रेशनल आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी एन एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज प्लेस्ड प्राइमरली टू decompress the stomach, yeah, to decompress the stomach and preventing बल क्या है बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड एंड गैसेस की सारे हम प्रिवेंट कर रहे हैं स्टमक के अंदर क्या गैस और फ्लूइड को बनने से रोक रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। एंड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, क्या बोला हमने कि सर प्रिवेंट क्या नहीं कर जाए, एस्पायरेट नहीं कर जाए बाय कीपिंग स्टमक एम्प्टी अंटिल पेरास्टाल्टिक मूवमेंट इज प्रेजेंट। सर जब तक पेरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं आएंगे हम क्या करेंगे, इस एनजी ट्यूब को लगा करके रखेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, आपको रेशनल समझ में आया इस आंसर का, ठीक है बेटा चलो आगे बढ़े अब हम। अब अगर बेटा मैं आगे बढ़ूं और नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है इंडिकेशन कि सर जो एनजी ट्यूब है इसके क्या क्या इंडिकेशन है, किन लोगों में इसको लगाया जा सकता है, आई बस समझ कि किन किन लोगों में हम इसे लगाएंगे, तो जैसे पर्पज से हमको समझ में आता है कि देना है या लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल देने की अगर मैं बात करूं बेटा, किसको देंगे, तो आप मुझे कुछ बताओ, एक पर्सन है जो कोमा में है, उसको हम मुंह से ओरल कैविटी से तो कुछ फूड दे देने से रहे, या एक पेशेंट है जो अभी पैरालिटिक हुआ है, या उसको हम मुंह से खाना नहीं खिला सकते हैं, इस उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, एक एनजी ट्यूब लगाएंगे, ट्यूब फीडिंग स्टार्ट कर देंगे आप, आई बात समझ में। दूसरा सर और बेटा एक बात बताओ, एक पर्सन है जो पॉइजन लेके आया, पॉइजन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो सोचो फॉर एग्जाम्पल कि उसने चूहा मार खा ली, ये सिंपल सा पॉइजन खाया उसने, तो इस टाइम पे हमारा पर्पस होता है गैस्ट्रिक लेवाज करना, तो पॉइजनिंग वाले पेशेंट में हम इंजेक्टिव ट्यूब लगा सकते हैं, एलबीडब्ल्यू एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू पे भी लगा सकते हैं, हमने लगाते हुए देखा है। और कहाँ लगा सकते हैं सर, सर पॉइजनिंग हुई, गैस्ट्रिक लेवाज या गैस्ट्रिक गेवाज, इन दोनों कंडीशन में लगाते हैं। तो इंडिकेशन की बात करो बेटा मैं वन बाय वन, तो हमारा पहला इंडिकेशन क्या रहेगा सर, तो पहला इंडिकेशन रहेगा एक अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट है, एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, थोड़े लंबे समय से बेड रिटर्न है, अनकॉन्शियस हो या मैं कह सकता हूँ बेड रिटर्न हो, ये बात समझ में, कोमा में हो, इस कंडीशन में इस पेशेंट को हम क्या करेंगे सर, हम रायस ट्यूब के थ्रू क्या देंगे बेटा, क्यों लगा रहे हैं हम, फॉर फीडिंग, फीडिंग, आगे बात समझ में। दूसरा इंडिकेशन क्या हो सकता है सर हमारा, दूसरा इंडिकेशन हो सकता है एक न्यूबॉर्न जिसमें क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, क्या है बेटा क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, आपने देखा होगा कई बार बच्चों का बाय बर्थ अंदर से पैलेटाइन बोन दोनों अलग है, क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है या क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में है, इस कंडीशन में बेटा बच्चा अच्छे से प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता है, और जब वो ब्रेस्ट फीड प्रॉपर नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ क्लेफ्ट लिप, और इस कंडीशन में बेटा चांस है कि वो एक्सपायरेट कर जाए, क्यों, क्योंकि क्लेफ्ट लिप होने के कारण एयर एंटर करेगी, उस एयर के साथ साथ वो एयर ट्रेकिया में जाने की कोशिश करेगी, उस टाइम बेटा उस पेशेंट में क्या हो सकता है, उस न्यूबॉर्न में एक्सपायरेट करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस टाइम में हम क्या करेंगे, उस बच्चे को ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देंगे, ब्रेस्ट फीड को रोक देंगे, उस बच्चे को हम ट्यूब फीड करेंगे, क्या करेंगे बेटा ट्यूब फीड, सिरिंज से पिलाएंगे, अलग अलग मेथड से पिलाएंगे, बात समझ में आता है, ठीक है। तो अगली कंडीशन देखते हैं बेटा हम, और क्या करेंगे सर हम, और किन कंडीशन में दे सकते हैं बेटा, मैंने अभी बोला था पॉइजनिंग वाले, क्या करने के लिए, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लेवाज के लिए, कि सर हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, गैस्ट्रिक लेवाज, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। और क्या हो सकते हैं सर इंडिकेशंस, और इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं हमारा, अगला इंडिकेशन है फीडिंग, काय के लिए बेटा फीडिंग। अब बेटा फीडिंग अगर आप देखो तो दो तरीके की हो जाती है, फीडिंग कितनी तरीके की हो जाती है सर, तो फीडिंग दो तरीके हो सकती है, कंटिन्यूस फीडिंग हो सकती है, एक बॉललेस फीडिंग हो सकती है। क्या होती है कंटिन्यूस फीडिंग, क्या होती है बॉललेस फीडिंग, अभी 2 मिनट में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे और इंडिकेशंस देखो बेटा मैं कि सर और कौन कौन से इंडिकेशन है, तो अगला जो हमारा इंडिकेशन रहेगा बेटा,
तो अगला हमारा इंडिकेशन और क्या हो सकता है, एक बेबी जो एलबीडब्ल्यू है, क्या है बेटा, जो एलबीडब्ल्यू है, ठीक है बेटा। और क्या हो सकता है, पेशेंट है बेटा जो पोस्ट सर्जिकल रूम में है कि सर्जरी से रिकवर कर रहा है। इन सब कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि हम उन पेशेंट्स में क्या प्लेस कर देंगे सर, एनजी ट्यूब। आगे बात समझ में आता। अब आगे बढ़े बेटा, हम ये क्लियर करता हूँ और बात कर रहे थे सर हम कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फीडिंग और व्हाट इज बोलस फीडिंग। कि सर ये कंटिन्यूअस फीडिंग और बोलस फीडिंग है क्या बोला, हम तो एक चीज जानते थे कि फीडिंग देना होती है। अब आप तो बोल रहे हो फीडिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है कंटिन्यूअस, एक होती है बोलस। तो समझते हैं इन चीजों को बेटा। तो हम स्टार्ट करें तो पहले हमारा रहेगा कंटिन्यूअस फीडिंग। पहला क्या है बेटा हमारा, कंटिन्यूअस फीडिंग, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बोलस फीडिंग। कंटिन्यूअस फीडिंग की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलूंगा बेटा मैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर फीडिंग। तो अगर वर्ड रेगुलर फीडिंग आ जाए या कंटिन्यूअस फीडिंग आ जाए, बात एक ही होने वाली। क्लियर हुआ। आगे इसके बारे में समझते हैं हम क्या है कि सर कंटिन्यूअस फीडिंग में हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड देंगे। क्या देंगे, थोड़ी थोड़ी फीड देंगे हम। और क्या देंगे, उस थोड़ी फीड को भी हम लंबे समय में देंगे। आप लोगों ने देखा है कई बार हम क्या करते हैं कि लगभग 200 300 फीड लिया हमने और उसको विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स हमने दे दिया। तो वो कंटिन्यूअस फीडिंग नहीं। कंटिन्यूअस फीडिंग यह है कि हम थोड़ा थोड़ा न्यू अमाउंट्स में और उस थोड़े से को भी हम लंबे समय में दे रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि बस डाला और निकल लिए, ऐसा नहीं, उसको लंबे समय में हम दे रहे हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फीड। कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड देंगे हम, कितना फीड देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड, और उस फीड को भी मोर टाइम या लंबे समय में देंगे। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक। फिर आगे बात करूं बेटा मैं कितने मिनट में देते हैं सर, तो इट गिव विद इन 20 मिनट्स। लगभग कितने मिनट्स में देंगे बेटा हम, लगभग 20 मिनट में हम देने वाले। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू बेटा मैं और इसके बारे में बोलूं तो सर अब हम बात करेंगे सर किसके, बोलस फीडिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम बोलस फीडिंग के बारे में। तो क्या होती है बोलस फीडिंग, तो बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी फीडिंग। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फीडिंग। ग्रेविटी फीडिंग बेटा इसमें हम रैपिडली इन्फ्यूज करेंगे फीड को स्टमक में, किसकी हेल्प से, सर हम एनजी ट्यूब की मदद से। आगे बात समझ में। दूसरी बात अगर इसके आगे बारे लिखूं मैं बेटा, क्या लिखेंगे कि सर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फीड, क्या बेटा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ फीड गिव्स इन शॉर्ट टाइम, गिव्स इन शॉर्ट टाइम। कि सर हम ज्यादा अमाउंट में फीड को कम समय में दे रहे हैं। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया सर, बोलस फीडिंग। क्या नाम दिया बेटा, बोलस फीडिंग। क्लियर यहाँ तक बात, तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू बेटा मैं इसके बारे में तो मैं क्या कहूंगा कि आपको दो चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। कितनी चीजों में समझ में आ गया, दो चीजों में। क्या क्या, कि सर फीड दो तरीके की होती है। कितने तरह की होती है सर, दो तरह की। एक होती है कंटिन्यूअस फीड, एक होती है सर बोलस फीड। सर क्या होती है कंटिन्यूअस फीड, तो मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड को टाइम में दे रहे हैं, मोर टाइम में दे रहे हैं। कितने टाइम में दे रहे हैं, मोर टाइम में दे रहे हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सर, कंटिन्यूअस फीडिंग। और लगभग कितने ज्यादा टाइम में सर, तो हम लगभग देंगे 20 मिनट में। कितने, 20 मिनट। आगे बात समझ में। वही बात करो बोलस फीडिंग की तो हम क्या कह रहे हैं सर, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड गिव इन शॉर्ट टाइम पीरियड। इस तरह हम कम समय में ज्यादा अमाउंट में फीड दे रहे हैं, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, बोलस फीडिंग। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूअस फीड क्या है और बोलस फीड क्या है। अब अगर मैं आगे बढ़ू बेटा, अब अगर हम आगे बढ़े और आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखो कि एक क्वेश्चन देखो आप कि सर व्हेन ए पेशेंट कम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कहाँ है बेटा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। आफ्टर टेकिंग पॉइजन, क्या करा, एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और हमको पता चला कि ये क्या लेके आया, क्या खा के आया सर, पॉइजन खा के। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, कि सर क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है।
अब आप खुद देखो कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आप वहाँ देख रहे हो कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो और आपके सामने एक पेशेंट आया है जिसने क्या लिया है सर, पॉइजन लिया है। आप क्या मैनेजमेंट करने वाले हो? अब मैं ऑप्शन रखता हूँ, आपको आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है सर, हम स्टमक में सक्शन स्टार्ट कर देंगे, सक्शनिंग स्टार्ट कर देंगे। आगे बात समझ में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है सर, हम ट्रेकियोस्टोमी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? ट्रेकियोस्टोमी। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है सर हमारा, कि नहीं सर गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। क्या करेंगे सर? गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है बेटा, कि सर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा बेटा गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। क्या करेंगे बेटा हम? गैस्ट्रिक लेवाज। कि सर हम स्टमक को वॉश करेंगे, इरिगेट करेंगे और उसमें जो पॉइजन उसने लिया है बेटा उसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। यहाँ से एक बात समझ में ना बेटा तुम लोग, कि कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसिड हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, इन चीजों को हम क्या करेंगे, इनके लिए कभी भी हम गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज कुछ लिमिटेड पॉइजन में किया जा सकता है, जैसे चूहा मार खाया है और फॉस्फोरस खाया है, ये सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं बेटा? गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं। और बात करो अगर मैं एसिड की, किसकी बेटा? एसिड की। तो एसिड पॉइजनिंग में या एसिड इंटेक करने के बाद आप गैस्ट्रिक लेवाज कभी भी करने वाले नहीं हो। क्यों नहीं करेंगे सर गैस्ट्रिक लेवाज? आप तो कह रहे हो पॉइजनिंग वाले पेशेंट में गैस्ट्रिक लेवाज करना चाहिए, एसिड वाले में नहीं करते बेटा। एसिड वाले में क्यों नहीं करेंगे? आप देखो कि ये एक पर्सन है बेटा, ये एक पर्सन है, ये इसकी ओरल कैविटी है, देखो ये आगे है बेटा ट्रेकिया और लेरिंग्स, पीछे हमारी इसोफेगस, पीछे क्या है? इसोफेगस। आगे बात समझ में। अब आप देखो कि ट्रेकिया और लेरिंग्स और इसोफेगस है, तो जब एक पर्सन बेटा एसिड इंटेक करेगा तो एसिड के कारण स्टमक तो जलेगी ही जलेगी, साथ में क्या जल सकता है बेटा? ट्रेकिया। क्या जलेगा? ट्रेकिया। अब सुनो, अब आप उस बंदे ने एसिड तो ले लिया, अब एसिड स्टमक में गया, स्टमक में इतना इंजरी नहीं होने वाला है क्योंकि एसिड, स्टमक में तो ऑलरेडी एसिड बनता है, ठीक है, स्टमक में इंजरी होगी पर उतनी नहीं होगी जितनी स्टमक, जितनी इसोफेगस और ट्रेकिया में हुई थी। अब ध्यान से सुनो कि अगर आपने इंजी ट्यूब डाल के अगेन उसको निकाला या वॉमिट प्रोड्यूस कराई उस पेशेंट में जिसने एसिड लिया है, वो एसिड अगर रिटर्न आया तो रिटर्न अगेन वो स्टमक और ट्रेकिया को और इंजरी कॉज करेगा। एक बात समझ में। दूसरी बात, आप सोचो कि पेशेंट ने जब एसिड पिया था तो सर ये इसोफेगस की वॉल्स कमजोर हो गई थी, गल गई होगी, जल गई होगी, डैमेज हुई होगी, सेम ट्रेकिया भी डैमेज हुआ होगा। अब उस टाइम पे अगर आपने इसोफेगस वो एनजी ट्यूब इंसर्ट की बेटा, तो सम टाइम एनजी ट्यूब, सम टाइम क्या हो सकता है बेटा? एनजी ट्यूब यहाँ से आके ट्रेकिया में एयरवे में जा सकती है। कहाँ जा सकती है बेटा? तो बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से हम एसिड पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करते हैं। और इसी बात पे हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, क्या, कि पेशेंट कम्स, क्या बेटा? पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर टेकिंग एसिड, आफ्टर टेकिंग एसिड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट? क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट रहेगा जब कोई पेशेंट क्या लेकर आया हो? एसिड पीकर आया हो। अगर मैं ऑप्शन ए बोलूं तो क्या बोलेंगे सर हम क्या करेंगे? स्टमक सक्शन करें कि टेकेस्टोमी लगा दें? फिर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है सर? गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे या कि ट्यूब इंसर्शन करेंगे? आई बात समझ में? क्या है सर? अब आप ध्यान से आप अपना आंसर देना। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ मैं, कि एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है एसिड पी करके, तो क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट रहने वाला है? तो बेटा इसका जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा ट्रेकियोस्टोमी। क्या रहेगा सर? ट्रेकियोस्टोमी। क्लियर बात? आंसर क्या जाएगा सर हमारा? ट्रेकियोस्टोमी। क्यों सर ट्रेकियोस्टोमी क्यों करेंगे? बेटा आपको समझना चाहिए कि स्टमक से जब उसने पिया था एसिड, या एसिड जब उसने पिया है तो कहीं ना कहीं ट्रेकिया डैमेज हुआ होगा, मे चांस है कि एयरवे ब्लॉक हो जाए। क्या ब्लॉक हो जाए बेटा? एयर। गैस्ट्रिक लेवाज आप नहीं करोगे, ये जस्ट अभी 1 मिनट पहले समझाया मैंने।
तो सर हम क्या करेंगे, तो हम एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, एयरवे को खुला रखने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, हम ट्रेकेस्टोमी ट्रे रेडी करके रखेंगे, डॉक्टर आएगा और डॉक्टर तुरंत पहले क्या करेगा, ट्रेकेस्टोमी। कई बार एक क्वेश्चन आता है या मन में तुम्हारे दिमाग में आता हुआ कि सर अगर उसने एसिड पी लिया तो वो एसिड अंदर है तो उसका करना क्या है हमें, तो बेटा एसिड को हम डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम एसिड अगर किसी पेशेंट ने पिया है तो हम एंटा एसिड देंगे, क्या देंगे बेटा, एंटा एसिड, और उस एसिड को बेस के साथ मिला के वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको बाहर निकाल। आपको पता है एसिड में बेस मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सेम हम वही करने वाले यहाँ तक। चलो आगे बढ़े अब हम, चलो अगर अब हम आगे बढ़े बेटा, और आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्या है, एक क्वेश्चन और आप देखो, एक क्वेश्चन अगला और देखो कि विच पोजीशन क्या है, विच पोजीशन विल यूज्ड व्हाइल गिविंग बोलस फीडिंग। क्या क्वेश्चन है बेटा कि सर अगर आप बोलस फीडिंग दे रहे हो तो कौन सी पोजीशन यूज करो। अभी मैंने आपको बताया कि सर फीडिंग, क्या बताया मैंने, फीडिंग सर दो तरह की होती है, एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है बेटा बोलस। कंटिन्यूस में क्या है सर, सर स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड को क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम में देंगे, और इधर स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड को हम क्या देंगे सर, मोर टाइम में देंगे, कम फीड को ज्यादा समय में देंगे। जबकि बोलस में क्या है सर, हम लार्ज अमाउंट ऑफ फीड को शॉर्ट टाइम में देंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ फीड को कम समय में देंगे। तो वही है कि सर बोलस दे रहे हैं, मतलब बोलस में हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट फीड को शॉर्ट टाइम में देंगे। इस कंडीशन में आप पेशेंट को किस पोजीशन में रखने वाले, क्या फ्लैट पोजीशन में पिला दोगे उससे फीड, सेमी फाउलर में पिलाओगे, फाउलर में पिलाओगे, या उल्टा करके पिलाओगे, कैसे पिलाओगे आप, आई बात समझ में। अब ऑप्शन देखते हैं और आंसर आपको देना है। ऑप्शन क्या आएगा, पहला पहला ऑप्शन देखो, हाँ ऑप्शन पहला क्या कह रहा है बेटा, सुपाइन पोजीशन में पिलाओगे आप, अब फाउलर पोजीशन में पिलाओगे आप, अब लेटरल पोजीशन में पिलाओगे आप, या प्रोन पोजीशन में, आई बात समझ में। तो क्या आंसर देना चाहिए बेटा, क्या हम सुपाइन पोजीशन में पिला सकते हैं, सर हम सुपाइन पोजीशन में नहीं पिला सकते। हम साइड लाइन पोजीशन में पिला सकते हैं, सर नहीं। सर हम उल्टा पेशेंट को उल्टा लेटा के पिला सकते हैं, सर नहीं। सर हम किस पोजीशन में पिला सकते हैं, सर हम फाउलर पोजीशन में पिलाएंगे, पेशेंट को फाउलर पोजीशन में बिठा करके जो है बोलस फीड कराएंगे। क्लियर बात यहाँ तक, चलो आगे बढ़े बेटा हम, ये आंसर क्या रहेगा बेटा इसका, फाउलर फीडिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आगे देखें बेटा, तो आगे मैं बात करूं अगर आपसे, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं बेटा हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सर विच पोजीशन विल, क्या बेटा, विच पोजीशन विल बी यूज्ड व्हाइल गिविंग कंटिन्यूअस फीडिंग। सर कंटिन्यूअस फीडिंग क्या है, सर स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड को मोर टाइम में देना है, तो इसको कहीं ना कहीं मैं सेमी फाउलर पोजीशन में भी दे सकता हूँ। फाउलर पोजीशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा देंगे और ज्यादा समय में देंगे। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन देखो आपके सामने, ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन ए बोल रहा है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी बोल रहा है फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी बोल रहा है लेटरल पोजीशन, और ऑप्शन डी बोल रहा है सेमी फाउलर पोजीशन। तो बेटा देखो, मैं सुपाइन में तो कभी नहीं देने वाला हूँ, लेटरल में तो कभी नहीं देने, मैं सेमी फाउलर पोजीशन इस पोजीशन में दे सकता हूँ, ये है सेमी फाउलर पोजीशन, और ये है हमारी कहीं ना कहीं फाउलर पोजीशन। तो फाउलर पोजीशन में दे तो सकते हैं, पर क्या जरूरत, जब मैं सेमी फाउलर में भी ये सब दे कर सकता हूँ। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सेमी फाउलर पोजीशन। आंसर क्या जाएगा बेटा, सेमी फाउलर पोजीशन। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ू बेटा मैं, चलो अब आगे अब हम पढ़े, और हमारा अगला जो रहेगा बेटा वो क्या रहने वाला है कि सर प्रोसीजर। हमने क्या क्या देखा बेटा अभी तक, हमने देखा सर इंट्रोडक्शन, क्या होती है एनजी ट्यूब, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, फिर हमने देखा बेटा इसके पर्पस, और फिर हमने देखे इसके इंडिकेशन, क्या क्या इसके इंडिकेशन। अब बात करो बेटा प्रोसीजर, हम क्या क्या करेंगे। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम तीन चीज तो करने ही वाले हैं। एक, पहला हम कंसल्ट लेंगे पेशेंट से, क्या लेंगे पहले पेशेंट से हम कंसल्ट लेने वाले हैं। फिर हम आर्टिकल अलग कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर, ये स्टार्ट करेंगे टू इंसर्ट द ट्यूब।
क्लियर बेटा? ये थ्योरी क्लासेस है, मैं डिटेल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ को, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं, आपको थोड़ा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फोकस रहना, नोट्स को साथ साथ बनाते जाना, और नोट्स को लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद में एक बार रिवाइज करना। एनजीट्यूब की पूरी वीडियो में पूरा टॉपिक एनजीट्यूब का मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ये आपका काम है। बाकी मैं कह रहा हूँ पूरा फंडामेंटल, पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पूरा मेडिकल सर्जिकल, मैं नर्सिंग का हर एक सब्जेक्ट आपको डिटेल थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद बेटा मैं इनके टेस्ट कंडक्ट करूंगा, जो बच्चे ये लोकल सिटी के हैं, हमारे सिटी के हैं, वो टेस्ट ऑफलाइन आके दे सकते हैं। जो बच्चे बाहर के हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या करेगा बेटा, पेपर डाउनलोड कर लेगा। जैसे कि मैं अगर एनजीट्यूब पढ़ाई है बेटा, तो मैं लगभग 100 क्वेश्चंस एनजीट्यूब के एक पेपर में तैयार करूंगा और आपका टेस्ट करूंगा। सेम जैसे जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनको पता है कि मैंने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाया तो उसका एंडोक्राइन का टेस्ट लिया है, मैंने आईवी थेरेपी पढ़ाई तो आईवी थेरेपी का टेस्ट लिया है। सेम अगर हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है बेटा, अभी उसकी 3 वीडियो डल चुकी है, चौथी वीडियो कल डलने वाली है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करके उसका पूरा एक टेस्ट लेंगे। और अभी जो मैं एनजीट्यूब पढ़ा रहा हूँ तो एनजीट्यूब का पूरा टेस्ट में देने वाला। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? तो आगे आज हम पढ़े प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट करें, तो प्रोसीजर में हम 3 स्टेप करने वाले हैं। कौन कौन से बेटा? तो आप देखो, पहले हम क्या करेंगे सर, हम कंसल्ट लेंगे पेशेंट। क्या लेंगे? कंसल्ट। नर्सिंग ऑफिसर मेनली कंसल्ट, अधिकतर नर्सिंग ऑफिसर जो कंसल्ट लेते हैं, या हम नर्सिंग ऑफिसर जो कंसल्ट लेते हैं वो ओरली लेते हैं। कैसे लेते हैं कि हम पेशेंट से ही कंसल्ट ले लेते हैं ओरली। डॉक्टर होते हैं बेटा वो रिटर्न कंसल्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं? रिटर्न कंसल्ट लेते हैं। पूछा गया क्वेश्चन कि सर ये जो कंसल्ट लेना है ये किन किन के बीच का रिलेशनशिप है, डॉक्टर पेशेंट का, नर्स पेशेंट का, हॉस्पिटल पेशेंट का, या डॉक्टर और वो पेशेंट के रिलेटिव्स का, ये क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रोसीजर में हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा सर? कंसल्ट लेना। पहला प्रोसीजर क्या है हमारा? पहला स्टेप क्या है हमारा? कंसल्ट लेना। दूसरा स्टेप क्या है सर हमारा? आर्टिकल कलेक्ट करना। तो उससे फिर हम क्या करेंगे सर? आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? देन हम क्या करेंगे सर? नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे प्रोसीजर। हम क्या करेंगे सर? प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे प्रोसीजर। क्लियर? चलो अब हेडिंग डालेंगे हम कंसल्ट। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? हम कंसल्ट। हेडिंग डालो कंसल्ट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। आई बात समझ में? जिससे कि कंसल्ट लेना कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं है, तो उसके डायरेक्ट 2 क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो आप कि द कंसर्न, क्या लिखा है? द कंसर्न इज रिलेशनशिप बिटवीन। सर जो कंसर्न लेना है ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप है, तो आप देखो कि सर ऑप्शन ए क्या है? पेशेंट और नर्स के बीच का रिलेशनशिप है। ऑप्शन बी क्या है? डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है ये। ऑप्शन सी क्या है? डॉक्टर और फैमिली मेंबर के बीच का रिलेशनशिप है ये। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर और हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप। तो बेटा ऑप्शन जो आंसर जो जाएगा बेटा, वो आंसर जाएगा हमारा कि सर ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप। सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, कोई प्रोसीजर से पहले, कोई प्रोसीजर के बाद, जो भी कंसर्न लेगा डॉक्टर वो खुद लेगा। ऐसा नहीं है कंसर्न लेना नर्सिंग ऑफिसर का काम है, डॉक्टर की कंसर्न डॉक्टर लेगा, और जो कंसर्न है बेटा वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है, उसमें नर्सिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़े बेटा हम। आगे अगर बढ़ो बेटा मैं, तो एक और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अब आप कंसर्न के बारे में इतना जान के गए हो, लेकिन क्वेश्चन उसने पूछ लिया। जैसे क्वेश्चन क्या है? आप देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन आया कि ए फीमेल, क्या है बेटा? ए फीमेल पेशेंट एडमिटेड फॉर अबॉर्शन। एक महिला है जो अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, तो कंसर्न किससे लेना चाहिए? क्या लिखा है? दी कंसर्न टेकन फ्रॉम, किससे कंसल्ट हम लेंगे? तो ऑप्शन आप देखो फिर आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन ए कह रहा है बेटा कि कंसल्ट है वो महिला से ही ले लो, और कंसल्ट महिला से ही लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसके हस्बैंड से साइन करा लो, हस्बैंड भी कंसल्ट दे सकता है।
ऑप्शन सी कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को कंसेंट देना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है बेटा, ये सी है ना। ऑप्शन सी कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को कंसेंट देना पड़ेगा, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं, पेरेंट्स से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? पेरेंट्स। आगे बात समझ में? तो अब आप बता दूं मैं आपको कि अबॉर्शन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, या ऐसी कोई प्रोसीजर जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, उस टाइम पे महिला के खुद के कंसेंट लगेंगे। अबॉर्शन के लिए महिला स्वयं कंसेंट देगी, उसके हस्बैंड के कंसेंट नहीं चलने वाले हैं, उसके उन दोनों के कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ अकेले महिला के कंसेंट की वैल्यू है, ना उस लड़की के पेरेंट्स की वैल्यू। तो अबॉर्शन के टाइम पे जो कंसेंट लगेंगे वो किसके लगेंगे? ओनली फीमेल के, जो कि खुद प्रेग्नेंट है। सेम बेटा, अगर कोई बच्चा लेस देन 18 ईयर है, या कोई मेंटल रिटार्डेड एमआर पेशेंट है, मेंटली रिटार्ड पेशेंट है, इस कंडीशन में बेटा कंसेंट पेरेंट्स दे सकते हैं। कौन दे सकता है बेटा? पेरेंट्स। क्लियर हो गया? तो आई थिंक कंसेंट को लेके आपके लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब अगर आगे बढ़ो बेटा मैं, क्या, आर्टिकल कलेक्शन पे। किस पे बेटा? आर्टिकल्स कलेक्ट करने पे, कि सर कौन से आर्टिकल्स हम कलेक्ट करने वाले हैं। पहले हम वन बाय वन सारे आर्टिकल्स की लिस्ट देखते हैं, देन एक एक आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? स्टार्ट करो बेटा मैं। तो पहले हमारा हेडिंग रहेगा, क्या रहेगा बेटा? आर्टिकल कलेक्शन। क्या हेडिंग है सर हमारी? आर्टिकल कलेक्शन। हेडिंग डालो आर्टिकल कलेक्शन, और पहला आर्टिकल क्या रहेगा सर हमारा? तो पहला आर्टिकल रहेगा सर हमारे एनजीट्यूब। तो प्रोसीजर कर रहे हैं वही चीज तो पहले लो। क्या लिया हमने? पहला आर्टिकल क्या है हमारा? एनजीट्यूब। दूसरा आर्टिकल क्या होने वाला है सर हमारा? सर 2% जाइलोकेन जेली। जेली, जेली इफेक्ट देगी एनेस्थीसिया का, शून्य करने का, जिससे पेशेंट को कम पेन होगा। लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे फ्रिक्शन कम होगा। नेजल इंजरी, थ्रोट इंजरी, इसोफेजियल इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर आगे बढ़े, और क्या आर्टिकल है सर? 1% सोडा बाइकार्बोनेट। क्या करेंगे इससे? सर नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए। क्या के लिए बेटा? टू क्लीन नोस्ट्रिल। आई बात समझ में? आगे बढ़ो बेटा, और क्या लेंगे? तो एक ग्लास वाटर लेंगे, हम पानी लेंगे। क्यों सर? कई बार काम आएगा ये। पेशेंट जब पेशेंट जब इंजेक्ट ट्यूब को अंदर swallow नहीं करता है, दैट टाइम हम उसके मुंह में थोड़ा सा पानी डालेंगे। कई बार हमको बबल्स चेक करना है, राइस ट्यूब का फिक्सेशन चेक करने के लिए भी हमको ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। ये बात समझ में आता? ठीक है। अगला क्या, और क्या आर्टिकल लेंगे सर? हम पीएच स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे बेटा? पीएच स्ट्रिप। पीएच स्ट्रिप का क्या करते हैं सर? बेटा जब हम फिक्सेशन चेक करेंगे कि एनजी ट्यूब प्रॉपर फिक्स हुई है या नहीं हुई है, तो हम एस्पायरेट मेथड यूज करते हैं, कि हम एस्पायरेट करते हैं स्टमक कंटेंट को, और पीएच स्ट्रिप उसमें चेक करके देखेंगे कि पीएच एसिडिक है या बेसिक। अगर पीएच एसिडिक आया मतलब 100% कंफर्म है कि ये जो एनजी ट्यूब है ये स्टमक में प्लेस हो चुकी है। क्लियर हो गया तक? ठीक। और क्या करेंगे? और हम दो सिरिंज लेने वाले हैं। एक सिरिंज तो लेंगे सर हम 10 सीसी की, एक लेंगे हम 5 सीसी, सॉरी 50 सीसी की लेंगे। 10 सीसी नहीं, 10 सीसी और 50 सीसी। 10 सीसी सर हम क्या करेंगे? तो सर हम इसमें फिक्सेशन चेक करने के लिए लेंगे, और 50 सीसी से हम क्या करेंगे सर? फीडिंग देंगे। फीडिंग देंगे और इससे क्या चेक करेंगे हम? फिक्सेशन। क्या चेक करेंगे हम? फिक्सेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ू मैं, आगे देखें। और क्या आर्टिकल्स लेंगे सर हम? सर हम एनएस नॉर्मल सलाइन लेंगे। ठीक है। और क्या लेंगे सर हम? सर हम लेंगे एक स्टेथोस्कोप, और कंफर्मेशन के लिए बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए आपको कि एंजियोट्यूब प्रॉपर फिक्स हुई है या नहीं हुई है, तो वो हम कंफर्मेटिव फिक्सेशन चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? एक्सरे। समझ में? अब वन बाय वन हम इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, इसका क्या काम है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे इनको यूज करना है, देन हम स्टार्ट करेंगे फिर प्रोसीजर। क्लियर यहाँ तक? अब अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा, तो हमारा पहला आर्टिकल है एनजीट्यूब, और हेडिंग डालो एनजीट्यूब। पहला आर्टिकल क्या है बेटा हमारा? एनजीट्यूब। आगे बात समझ? तो बेटा मैं एक बात बता दूं, एनजीट्यूब दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है बेटा? दो तरह की। एक होती है बेटा सिंगल ल्यूमेन। कैसी होती है बेटा? एक होती है बेटा सिंगल ल्यूमेन, एक होती है बेटा डबल ल्यूमेन। कैसी होती है? डबल ल्यूमेन।
ठीक है बेटा, एक सिंगल ल्यूमेन होती है, एक डबल ल्यूमेन। तो क्या लिखा है एनजी ट्यूब में हमने हमने लिखा है एनजी ट्यूब हैज टू टाइप्स। एनजी ट्यूब कितने टाइप्स की होती है सर? दो टाइप्स की। तो कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है बेटा सिंगल ल्यूमेन या लेवाइन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा हम? सिंगल ल्यूमेन या लेवाइन ट्यूब। और दूसरी होती है सर डबल ल्यूमेन या स्लम सब ट्यूब। क्या बोलते हैं सर हम? स्लम सम ट्यूब। आगे बात समझ में? याद रखना कि सर एनजी ट्यूब दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल ल्यूमेन जिसे हम लेवाइन बोलते हैं, एक होती है डबल ल्यूमेन जिसे हम बोलते हैं स्लम सम ट्यूब। क्लियर हो गई बेटा बात यहाँ तक? ठीक है सर। अब आप देख पा रहे हो इमेज में, मैं इस ये जो ड्रॉ किया इसको हटाते हैं और अब हम इमेज देखें बेटा, तो आप इमेज को ध्यान से देखो। ये रही हमारे पास सिंगल ल्यूमेन, ये रही हमारे पास सिंगल ल्यूमेन, ये देखो इसका सिंगल ल्यूमेन है बेटा। ये रही हमारे पास डबल ल्यूमेन, ये क्या है हमारे पास? डबल। सर ये तो रही हमारी सिंगल ल्यूमेन, ये रही हमारी डबल ल्यूमेन स्लैम सम्प ट्यूब। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ठीक है बेटा। अब आप जरा ध्यान से देखो कि इनको मैं हटाता हूँ, तो आप एक चीज समझना कि बेटा ये जो ट्यूब है ये हम ओनली किस चीज के लिए यूज करते हैं बेटा? तो इसको हम ओनली फीडिंग देने के लिए यूज करने वाले हैं। लेकिन इससे बेटा हम इसका यूज करेंगे स्टमक इरिगेशन। कहाँ यूज करेंगे बेटा हम? स्टमक इरिगेशन। आई बस क्लियर हुआ यहाँ तक? स्टमक इरिगेशन में क्या यूज करने वाले हैं? तो स्टमक इरिगेशन में कौन सी ट्यूब यूज करेंगे? तब बोलेंगे डबल ल्यूमेन। इस डबल ल्यूमेन में आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो आप ध्यान से देखो इसमें दो मुंह है। ये एक फर्स्ट हमारा हो गया, एक हो गया दूसरा। ये जो दूसरा मुंह है बेटा, देखो इधर से तो हम क्या करेंगे सर? हम इधर से क्या कर सकते हैं? हम सक्शन कर सकते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करेंगे? सक करेंगे। क्लियर हुआ? और ये जो है इसे हम बोलते हैं एयर वेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो सेकंड है इसे हम बोलते हैं एयर वेंट। एयर वेंट, अरे इस वर्ड को तोड़ो। एयर यानी हवा, वेंट यानी वेंटिलेशन देने वाला। क्या देने वाला? वेंटिलेशन। क्यों वेंटिलेशन देने वाला? तो आप देखोगे अगर मैं सिंगल ल्यूमेन ट्यूब में सक्शन कैथेटर लगा दूंगा बेटा, तो इसका मुंह इधर साइड से कटा हुआ होता है और ये जाके म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा तो वैक्यूम के कारण, प्रेशर के कारण सक्शन मशीन क्या करेगी? म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी। आई बात समझ में? जबकि जो डबल ह्यूमन होती है इसमें जो एयर वेंट है ये बाहर से हवा को अंदर भेजता है और इधर से सक्शन होता रहता है, जिससे म्यूकोजल इंजरी के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा? आई बात समझ में आता? ठीक है। अभी हम एक एक हेडिंग डालेंगे। पहले हम सिंगल ल्यूमन ट्यूब पढ़ेंगे, देन हम क्या पढ़ेंगे? डबल ल्यूमन ट्यूब। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे बढ़े हम और हेडिंग डालते हैं बेटा हम सिंगल ल्यूमन ट्यूब। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा हम? सिंगल ल्यूमन ट्यूब। डाल ली हेडिंग। अभी सिंगल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में, तो बेटा ये कहाँ यूज करते हैं? तो इसका यूज देखो, इसका दूसरा नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा। क्या नाम बताया मैंने? लेवाइन ट्यूब। अब बात करूं कि सर इसका यूज क्या करते हैं, तो टू प्रोवाइड फीडिंग। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब का सिर्फ एक ही जगह यूज करते हैं, कहाँ सर? प्रोवाइड फीडिंग और मेडिकेशन। दूसरा और आगे क्या पढ़े बेटा हम इसके बारे में? सर इसका और भी यूज करते हैं टेम्पररी डीकम्प्रेशन ऑफ द स्टमक। सर स्टमक अगर किसी का फूला हुआ है तो टेम्पररी उसको डीकम्प्रेस करने के लिए हम कौन सी ट्यूब यूज करने वाले हैं सर? हम यूज करने वाले हैं लेवाइन ट्यूब या सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ू बेटा मैं, और क्या करने वाले हैं हम? तो एक बात ध्यान रखना, इस लाइन को स्टार बना लो आप लोग। ये हम स्टार बना देते हैं बेटा। क्या बोला था मैंने कि अवॉइड सक्शन? क्या बेटा? अवॉइड सक्शन किससे सर? सिंगल ल्यूमेन ट्यूब से। क्या करेंगे हम? सक्शन को अवॉइड करेंगे बिकॉज इट कोज म्यूकोजल इंजुरी। क्या करेगी सर? ये म्यूकोजल इंजुरी कोज कर देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि सर सिंगल ल्यूमेन से सक्शनिंग को क्या करना है? आपको अवॉइड करना है बिकॉज इट कोज म्यूकोजल इंजुरी रिजल्टिंग पेशेंट के स्टमक में क्या देखने को मिल सकता है? रिजल्टिंग ब्लीडिंग में अकर। पेशेंट में क्या हो सकती है सर? ब्लीडिंग हो सकती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये क्या था सर? सिंगल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में था। अभी आगे बढ़ो बेटा मैं, तो अब हम पढ़ेंगे डबल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में बेटा? डबल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में। ठीक है, डबल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में बात करूँ तो इसके यूजेस क्या क्या है, तो मैं बता चुका था बेटा। इसका यूज करते हैं सर हम स्टमक इरिगेशन में। कहाँ सर?
स्टमक इरिगेशन में और स्टमक सक्शन। ये क्या थे सर इसके यूजेस थे। क्लियर हुआ बेटा। एक बात ध्यान रखना कि सर आप कह रहे थे, जैसे यहाँ पे आप देखो कि सर ये जो एयर वेंट है क्या है, ये एयर वेंट है। एक बात बता दो, ये जो एयर वेंट है सर, जब सक्शनिंग के टाइम पे इस एयर वेंट को कहाँ रखे, स्टमक से नीचे, स्टमक से ऊपर, स्टमक के लेवल में, कहाँ रखे सर? तो वही बात है कि इस एयर वेंट को, इस ध्यान रखना है इस चीज को, एयर वेंट क्या है ये, एयर वेंट। इस चीज को ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको खुला रखना है, इसको बंद रखना है, इसको कैसे रखना है, इस इन चीजों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यही बात समझ में। तो मैं बात करूं बेटा कि सर अभी आप देखो क्या कर रहे थे हम, क्या कह रहा था बेटा मैंने ये कहा कि सर ड्यूरिंग सक्शनिंग एयर वेंट कीप ओपन, एयर वेंट को हमेशा सक्शन के टाइम पे कैसा रखना है सर, ओपन रखना है, तभी तो वो बाहर से हवा देगा और अंदर वैक्यूम नहीं बनने देगा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन से चिपकने नहीं देगा। क्यों सर? टू प्रिवेंट म्यूकोजल इंजुरी। रेशनल है ये, क्या करना है आपको, रेशनल। ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग सक्शनिंग एयर वेंट को क्या रखना है आपको, ओपन रखना है। क्यों सर? टू प्रिवेंट म्यूकोजल इंजुरी, म्यूकोजल इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, एयर वेंट को ओपन रखना। आगे बढ़ो बेटा, मैं एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे बढ़ के हम क्वेश्चन देखें बेटा। पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास, क्या लिखा है क्वेश्चन बेटा कि ड्यूरिंग, क्या लिखा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टमक सक्शनिंग द लेवल ऑफ एयर वेंट, क्या बेटा, द लेवल ऑफ एयर वेंट एंड सक्शन ल्यूमेन कीप्स, कहाँ रखोगे? ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है सर, अबाउ द स्टमक, स्टमक लेवल से ऊपर रखेंगे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है सर, बिलो द स्टमक लेवल, स्टमक लेवल से नीचे रखेंगे। आगे बस समझ में। ऑप्शन सी क्या कह रहा है सर, ऑप्शन सी क्या कह रहा है सर, एट द लेवल ऑफ स्टमक, स्टमक के बराबर लेवल में रखेंगे। और लास्ट में क्या कह रहा है, एनीवेयर, कहीं भी रख दो, यही फर्क पड़ता है। आई बस समझ में। तो बेटा जो आंसर जाने वाला है, आंसर रहेगा हमारा कि सर उसको हमेशा अबाव द लेवल ऑफ स्टमक रखना है। बाकी तीनों आंसर क्या है सर, क्यों सर ऊपर रखेंगे? ऊपर रखने से ही क्या होगा सर, एयरवेंट में रिटर्न क्या नहीं आएगा, स्टमक कंटेंट नहीं आएगा, जिससे एयरवेंट क्या नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा। और अगर एयरवेंट ड्यूरिंग सक्शनिंग एयरवेंट ब्लॉक हो गया बेटा, तो क्या होगा, म्यूकोजल इंजरी हो सकती है। आई बात समझ में। तो आगे देखो, ये देखो क्या लिखा है सर, निर्देशन लिखा है कि सर अबाउ द लेवल ऑफ स्टमक क्यों रखेंगे, तो हम रखेंगे टू प्रिवेंट एयरवेंट ब्लॉकेज। सर ऊपर रखने का यही पर्पस है कि एयरवेंट क्या नहीं हो, ब्लॉकेज। आगे बात समझो बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे बढ़ू बेटा मैं। तो मैं देखता हूँ एक अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज, क्या है, what is the first nursing priority when nursing, yes sorry, when NG tube air vent is blocked during stomach suctioning? इस सोचो, आप सक्शन कर रहे हो और आपको पता चला कि जो एयर वेंट था वो ब्लॉक हो गया। क्या ब्लॉक हो गया सर, एयर वेंट ब्लॉक हो गया। तो इस टाइम पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर सर आपकी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर करते हैं, ऑप्शन देखते हैं बेटा हम। ऑप्शन फर्स्ट है बेटा हमारा कि इन्फॉर्म डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि सर देखो ऐसा है कि जो एयरवेंट है वो ब्लॉक हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि सर ट्यूब को बाहर निकाल लो, क्या करो आप, ट्यूब को बाहर निकाल लो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि आपको ना 30 ml एयर को पुश करना है और उसके बाद एनएस से उसको क्या करना है, एनजी ट्यूब को फ्लश कर देना। क्या कह रहा है सर, कि आपको पहले एयरवेंट में लगभग 30 ml एयर को पुश कर देना है, उसके बाद उस एनजी ट्यूब को क्या करना है, लगभग 30 ml एनएस से प्लस कर दो। 30 ml एनएस ले लो या वाटर ले लो। और चौथा क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कर दो, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कर दो। तो बेटा जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा सी। क्या है बेटा आंसर सी, तो मैं आपको बता दूं, तो सी ये है कि आपको लगभग 30 ml एयर को क्या करना है, फ्लश करना है, पुश करना है, उसके बाद एनजी ट्यूब को कर देना है, फ्लश कर देना है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे,
डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलेंगे कि ट्यूब ब्लॉक हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है, और लास्ट में कि ट्यूब को निकालने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में आता है? ठीक है सर। अब आगे बढ़े बेटा, और आगे हम देखते हैं कि चलो अब इसका रेशनल है कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो हम स्टमक कंटेंट को डिसलॉक्ड होने से प्रिवेंट करने के लिए। चलो आगे, अब हमारा लास्ट लगभग एनजी ट्यूब खत्म होने वाली है। एनजी ट्यूब पे हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बेटा, आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या है बेटा? साइज ऑफ एनजी ट्यूब विथ कलर एंड यूजेस। कि सर हम कलर के साथ एनजी ट्यूब्स को देखेंगे, और किस कलर की एनजी ट्यूब किस में यूज होने वाली है ये हम देखने वाले हैं। क्लियर हुआ बेटा? चलो पहले हम कलर देखेंगे, साइज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस में इसको यूज करना है। क्लियर हुआ? चलो, तो बेटा आप देखो कि हमारे पास लगभग लगभग एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, लगभग 7 तरीके के इंजी ट्यूब्स के साइज, उनके कलर हमको देखने। जैसे मैं बात करूं बेटा कि एक इंजी ट्यूब, जिस ट्यूब की जो कैप है, ट्यूब की कैप में ही कलर होता है। पूरी ट्यूब तो ट्रांसपेरेंट होती है, जो ट्यूब की कैप है वो कलरफुल होती है। अगर किसी ट्यूब की कलर, ये देखो आप ब्लू कलर का देखने को मिला, और आप देखना वो ट्यूब बहुत पतली होगी, और वो जो ट्यूब होगी बेटा वो लगभग 8 फ्रेंच की होने वाली। कितने फ्रेंच की होने वाली है? 8 फ्रेंच। आ गई बात समझ में? और इसका यूज करते हैं बेटा हम न्यू बॉर्न में। किसमें करते हैं? न्यू बॉर्न। क्लियर हुआ बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर सर हम देख रहे हैं एक एनजी ट्यूब जिसकी जो केप है सर वो ब्लैक कलर की है। कैसी है बेटा? ब्लैक कलर की। सर उसकी साइज होने वाली है लगभग 10 फ्रेंच। और सर इसका यूज करेंगे सर हम इन्फेंट में। कहाँ यूज करेंगे सर हम? इन्फेंट। क्लियर हुआ यहाँ का? फिर आप देख रहे हो कि एक एंटी ट्यूब है सर जिसकी केप हमारे पास है वो व्हाइट कलर की है। कैसी है सर? व्हाइट कलर। इसकी साइज लगभग 12 फ्रेंच की होने वाली है बेटा। और सर ये जो 12 फ्रेंच की है इसका यूज करेंगे हम सर चाइल्ड में। किसमें करेंगे हम? क्लियर यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करूं बेटा मैं कि ग्रीन कलर की है, और सर इसकी साइज जो रहेगी लगभग 14 फ्रेंच की रहेगी। कितने फ्रेंच की रहेगी बेटा? 14 फ्रेंच की। और सर इसका भी यूज कहीं ना कहीं हम करने वाले हैं एडोलेसेंट में या चाइल्ड में। किसमें? चाइल्ड में, और थोड़े बड़े चाइल्ड में। ये हो जाती है एडोलेसेंट के लिए। आई बात समझ में? यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा? फिर आगे बढ़ो बेटा मैं कि सर एक जो राइस टू है उसकी केप ऑरेंज कलर की है, तो सर उसकी साइज लगभग होगी सर 16 फ्रेंच की। कितने फ्रेंच की बेटा? 16 फ्रेंच की। और ये हम यूज करते हैं सर एडल्ट में। एडल्ट में देखो, वैसे तो एडल्ट में ये मेल फीमेल दोनों में डलती है, पर देखा जाए तो ये फीमेल्स में डलेगी। आगे बात समझ में? उसके बाद सर एक ट्यूब देखता हूँ जिसकी केप रेड कलर की है सर, तो ये इसकी साइज होगी 18 फ्रेंच। कितने फ्रेंच बेटा? 18 फ्रेंच। और सर ये भी हम यूज करने वाले हैं किसमें? ये भी हम यूज करने वाले हैं एडल्ट में। आगे बात समझ में? लास्ट वन बची है हमारे पास, एक जो येलो कलर की केप की ट्यूब है। एक ट्यूब है राइट ट्यूब जिसकी केप कैसे कलर की है? येलो कलर की साइज होने वाली 20 फ्रेंच। और बेटा ये उन लोगों में जो की एक्स्ट्रा लेंथ नहीं है, एक्स्ट्रा फैटी है, जिनकी हाइट ज्यादा है, उन लोगों में हम इसे यूज करने। आई थिंक आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि सर किस कौन कौन सी साइज की ट्यूब्स आती है, उनके कलर कोड क्या क्या हैं, और उनके यूज क्या क्या होने वाले। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बेटा हम, तो ये जो हमारा पहला आर्टिकल था वो क्या हुआ बेटा? फिनिश हुआ। पहला आर्टिकल क्या पढ़ा बेटा हमने? सर एनजी ट्यूब के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि सर ये दो टाइप की होती है, एक सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन। सिंगल ल्यूमेन का यूज कहाँ करेंगे, डबल ल्यूमेन का यूज क्या करेंगे? सर उसमें एयर वेंट होता है, एयर वेंट को किस लेवल पे रखना है, वो ब्लॉक हो जाए तो क्या करना है, एयर वेंट डबल ल्यूमेन से ही क्यों सक्शन करते हैं, सिंगल ल्यूमेन से सक्शन क्यों नहीं करते हैं, सिंगल ल्यूमेन का यूज कहाँ करते हैं, सिंगल ल्यूमेन का दूसरा नाम क्या है, आप कुछ अपने आगे कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है बेटा, वो रहेगा हमारा
क्या, ये देखो, एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक एनजी ट्यूब को स्टेराइल कैसे करते हैं, एनजी ट्यूब स्टेरलाइजेशन किसके थ्रू किया जाता है। आपने देखा होगा ना बहुत सारे आर्टिकल्स को हम स्टेराइल करते हैं, जैसे आप देखो कि एनजी ट्यूब किसी पेंशन से निकाली तो आप उसको बीएमडब्ल्यू के किस बकेट में डालोगे, आप डालोगे उसको रेड बकेट में। किस में डालोगे बेटा, रेड बकेट में। और आपको ध्यान होना चाहिए कि रेड बकेट में जितनी भी चीजें डल रही है वो क्या होती है, रिसाइकल होती है। क्या होती है बेटा, रिसाइकल होती है। तो सर ये राइस ट्यूब भी रिसाइकल होगी तो इसका स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, तो बेटा इसका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा सर बाय रेडिएशन मेथड। किसके द्वारा बेटा, रेडिएशन मेथड के द्वारा। और रेडिएशन मेथड में कौन सी रेज यूज की जाएगी, तो स्टार बना के याद रख लेना बेटा, गामा रेज। क्या रेज यूज की जाएगी बेटा, गामा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगला आर्टिकल हमारा क्या आएगा सर, हमारा अगला आर्टिकल आएगा जेली। क्या आएगी बेटा, जेली। तो सर हम कौन सी जेली यूज करने वाले हैं, तो 2% जाइलोकेन जेली यूज करने वाले। तो ये 2% जाइलोकेन जेली, हाँ जेली है, ये क्या इफेक्ट देगी, तो बेटा ये एनेस्थेटिक इफेक्ट देगी। कैसा देगी बेटा, एनेस्थेटिक इफेक्ट देगी। और क्या करेगी सर, ये ल्यूब्रिकेशन का काम करेगी। क्या करेगी सर, ल्यूब्रिकेशन का। क्यों, टू प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से बचाने के लिए। आगे फ्रिक्शन को कम करेगी सर। अब जो जाइलोकेन जेली आती है बेटा, ये लगभग दो तरीके की आती है। कितने तरीके की आती है बेटा, दो तरीके की। एक आती है सर वाटर सोल्यूबल, एक आती है ऑयल सोल्यूबल। एक आती है वाटर सोल्यूबल, एक आती है ऑयल सोल्यूबल। और आपने देखा होगा हम डेली रूटीन में वाटर सोल्यूबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, वाटर सोल्यूबल। आप देखो कि सर जो जाइलोकेन जेली है वो दो तरीके की आती है, एक आती है वाटर सोल्यूबल, एक आती है ऑयल सोल्यूबल। तो सर हमको वाटर सोल्यूबल यूज करना है और अवॉइड करना है ऑयल सोल्यूबल। क्या करना है बेटा, ऑयल सोल्यूबल को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। बेटा वाटर सोल्यूबल घुल के डिसॉल्व हो जाएगी, ऑयल सोल्यूबल लंबे समय तक रहेगी, में चांस है कि पेशेंट क्या कर जाए। क्लियर है था। आगे बढ़े बेटा हम, तो आगे हमारा जो अगला आर्टिकल्स रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, हमारा अगला आर्टिकल्स 1% सोडा बाइकार्बोनेट। क्या रहेगा सर, 1% सोडा बाइकार्बोनेट। तो जैसा मैं बता ही चुका था इंट्रोडक्शन में ही या आर्टिकल कलेक्शन के टाइम पे कि इसका यूज क्या करेंगे, टू क्लीन, कहाँ करेंगे बेटा, तो टू क्लीन नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कहना 1% सोडा बाइकार्बोनेट। क्लियर। अगला में देखो बेटा कि अगला और क्या आएगा, तो अगला आएगा बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन। देखो चलो, आपको मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया बेटा मैंने, कि सर नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, 1% सोडा बाय कार्बोनेट। अब एक क्वेश्चन पूछा उसने कि सर विच केमिकल यूज फॉर, क्या क्वेश्चन पूछा सर, विच केमिकल यूज फॉर क्लीनिंग नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। और ऑप्शन देखो अब आप, ऑप्शन क्या दिया बेटा उसने, सर स्प्रिट दिया, सर एनएस दिया, सर बिटाडिन दिया, सर सेवलन दिया। एनएस दिया, क्या जाएगा बेटा, एनएस। तो याद रखना कि अगर ऑप्शन में सोडा बाइकार्बोनेट ऑप्शन में नहीं है देन आंसर क्या जाएगा सर, एनएस। तो हम एनएस से भी नोस्ट्रिल को क्या कर सकते हैं सर, क्लीन कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिट से नहीं कर सकते हैं, हम बिटाडिन से नहीं करेंगे, ना ही हम सेवलॉन से। क्लियर। और अगला आर्टिकल्स क्या है सर, तो सर हमारा अगला आर्टिकल से सर हम क्या लेंगे, दो सीरीज लेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, जो 10 cc सीरीज है ये क्या चेक करने के लिए है, तो ये है फिक्सेशन चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए बेटा, फिक्सेशन। जबकि 50 ml का के लिए बेटा, तो ये है फीडिंग देने के लिए, फीडिंग। आगे बात समझ में, चलो अब आगे बढ़े। ये देखो मैंने दिखा है, 10 cc हम ऑस्कल्टेशन करेंगे और 50 cc हम क्या करेंगे सर, फीडिंग करेंगे। ठीक है बेटा। एक चीज याद रखना, स्टार बना के लिख देता हूँ कि सर एनएस प्लस करना है हमको। एनएस हमने आर्टिकल में एनएस लिखी थी, तो मैंने बोला है कि एनएस प्लस करेंगे सर हम, क्या करेंगे, आफ्टर एवरी ट्यूब फीडिंग, कि जितनी बार फीड दोगे उतनी बार आपको लगभग 20 से 30 ml क्या करना है सर, एनएस प्लस करना है। ऐसा करने से सर हम ट्यूब को लंबे समय तक चला सकते हैं और ट्यूब क्या रहेगी, क्लीन रहेगी। क्या रहेगी, क्लीन रहेगी। तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक लाइन क्लियर रही होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो ऑफिस में आके पूछ सकते हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इंजी ट्यूब को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इन 2 वीडियो में नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।